चालू है, ठीक है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज पवन स्वामी फ्रॉम यूनिक एकेडमी, ठीक है। आज अपन बात करेंगे रिवॉल्ट 1857, ठीक है। अगर तुम लोगों को लेक्चर अच्छा लगे इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाली जो जनरेशन है या फिर जो लोग हैं उनके लिए ये रिकमेंडेशन के तौर पे लेक्चर देखा जाएगा, ठीक है। तो रिवॉल्ट 1857, तो देखो स्टोरी थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, क्यों हुआ, इसमें अपन क्या क्या देखेंगे, रिवॉल्ट के कॉज क्या कारण है, क्यों हुआ ऐसा कि अचानक अंग्रेजों को ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन या क्रांति फेस करनी पड़ी। दूसरा, क्या क्या कॉजेज रहे इसके, क्या क्या कारण रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इससे इंडिया का जो फ्यूचर का स्ट्रगल है, जो 1957 तक स्ट्रगल चलता है, उसको इसने अपने आप में क्या इंपैक्ट पड़ा उस पर, क्योंकि जब भी कोई रिवॉल्ट होता है, कोई मोमेंट होता है, तो उसका आगे आने वाली फ्यूचर की जनरेशन में बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि लोग सीखते हैं पुरानी चीज़ों से। हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री को सीखो, हिस्ट्री में जो गलतियाँ हुई है, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हुई है, उनका सोल्यूशन ढूंढो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आगे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये कॉज हो गए और इनका क्या प्रभाव रहा, इफेक्ट, और उसकी वजह से क्या परिणाम निकले, कॉन्सिक्वेंसेस, उनके बारे में अपन बात करेंगे। और दूसरा इसमें मेजर क्वेश्चन बनता है कि जो रिवोल्ट हुआ है पर्टिकुलर इंडिया के कौन कौन सी जगह पे हुआ है। पूरी इंडिया में नहीं हुआ रिवोल्ट, कुछ पर्टिकुलर जगह जो स्टेट है वहाँ हुआ, ठीक है। पूरी इंडिया में नहीं हुआ तो ये अपने आप में उसका एक क्रिटिसिज्म भी आता है कि पूरी इंडिया में नहीं हुआ तो अपने को ये फ्रीडम नहीं मिल पाई उस वक्त, जो लास्ट तक जाते जाते फिर आगे 1957 तक टाइम लग जाता है। तो कहने का मतलब जो कौन कौन से पार्ट में हुआ, कौन कौन से पार्ट के अंदर कौन कौन से लीडर या फिर जो भी नेता है, जो भी प्रिंसेस थे, जो भी वहाँ पे उस वक्त रूल करने वाले लोग थे, उन्होंने किस तरीके से इसको अंग्रेजों का अपोजिट स्टैंड लिया, ये सब बात करेंगे अपन। और एक इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट आता है कि अपने जो लीडर थे, हिंदुस्तान के जो भी लीडर थे, जो भी काम कर रहे थे लीडर, उनके अपोजिट अंग्रेजों के कौन कौन से बंदे थे, उनके नाम भी थोड़े बहुत अपने को देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो मैंने बता दिया कॉजेज ऑफ 1857 के क्या क्या कारण थे। पहला था इकोनॉमिक कारण। जब भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिकली, जैसे कि पैसे की कमी है या फिर जो भी है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है उसके अंदर विद्रोह आता है, रिवॉल्ट करती है जनता। तो इकोनॉमिकल कॉजेज क्या थे, उस वक्त ब्रिटेन ने क्या किया, जो भी अपने यहाँ पे ट्रेडिशनल चीजें चल रही थी, जो भी लोग हाथ से बनाए हुए सामान को बेच रहे थे, कर रहे थे, उन सबको उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटेन का बनाया हुआ सामान इंडिया में डाल दिया जाता था। जो कहीं ना कहीं ब्रिटेन का सामान तो था वो कहीं ना कहीं सस्ता था और उसके कंपैरिजन में अपना सामान सब महंगा था और लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर काम करके ये सामान बनाना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं सीधा सामान बना बनाया मिल रहा है ब्रिटेन से, वो इंडिया के अंदर डाला जाता था और उसको यूज़ करते थे अपने यहाँ पे। तो यहाँ के लोगों के जो रोज़मर्रा के काम थे उनको उनसे वो काम नहीं मिला और उनको कहीं ना कहीं वो फेस करना पड़ा कि जो भी यहाँ का ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी थी वो सारी की सारी अंग्रेजों ने नष्ट कर दी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इसका क्या कारण था, जो पीजेंट थे उनको बहुत ज़्यादा रेंट टैक्स देना पड़ता था। जो भी पीजेंट है उनको अपनी ज़मीन पे खेती करने के लिए उनको बहुत बड़ा पार्ट टैक्स में देना पड़ता था अंग्रेजों को। तो लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसी थी बहुत ज़्यादा हरास थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। ये भी कारण था कि किसानों के बीच में विद्रोह का या फिर रिवॉल्यूशन का या फिर रिवॉल्ट का। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी मैंने अभी बताई तुम्हें, बहुत सारे जो इंडियन मर्चेंट थे, जो भी व्यापारी थे, कहीं ना कहीं उनके अंदर उनको रोकने के लिए या फिर उनके ऊपर एक तरीके से उनको बोला गया कि इतना ही सामान बनाओ, इतनी ही, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन से लाएंगे वो बेचेंगे। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें जो ब्रिटेन का सामान है वही यहाँ बेचा जा रहा था। तो यहाँ के लोगों के अंदर वो कहीं ना कहीं क्रांति या फिर रिवॉल्यूशन का फॉर्म ले लिया। दूसरा था लॉस ऑफ स्टेटस फॉर जमींदार। जमींदार क्या होते थे, बड़ी बड़ी ज़मीनें थी स्टार्टिंग में, इंडिया के जो लोग थे अपने, उनके पास ज़मीनों के ऊपर अपने ही लोगों का शासन हुआ करता था या फिर अपने ही लोग जो थे अपने ही किसानों को वो ज़मीन देते थे खेती करने के लिए। लेकिन उन जमींदारों को ब्रिटेन वालों ने हटा दिया और अपने जो जमींदार थे, अपने जो लॉयल लोग थे, उनको वहाँ पर रखा गया। तो कहने का मतलब जो पुराने जमींदार थे उनको हटा दिया गया। तो पुराने जमींदारों ने मिलकर जनता के साथ रिवोल्ट किया। तो ये सारे थे इकोनॉमिकल कोच। इकोनॉमी में पहला आगे ट्रेडिशनल इकोनॉमी खत्म हो गई, यहाँ के जो लोग हाथ से बनाने वाले सामान थे वो खत्म हो गई और वहाँ से ब्रिटेन का सामान है वो यहाँ पे लाके बेचा जा रहा था। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जो रेवेन्यू है, रेंट है, बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था रेंट पे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब है कि जो भी कुछ ट्रेड से रिलेटेड रूल लाए गए, रेगुलेशन लाए गए, जो आम जनता के कहीं ना कहीं हक में नहीं थे, आम जनता इससे परेशान होती थी, तो ये भी कारण बना इस तरीके से। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल कॉज। राजनीतिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण यही था इंडिया की जो सोशियो रिलीजियस लाइफ थी, ठीक है ना, सती को बैन कर दिया, सती होनी नहीं थी। कहीं ना कहीं वो सती वाला जो सिस्टम था इंडिया के जो पुराने लोग थे उनके सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ था, उनके लोगों के धर्म से, रिलीजन से जुड़ा हुआ था। और किसी भी बंदे के धर्म या रिलीजन में तुम इंटरफेयर करोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत बड़ा मेजर कॉज हो जाता है रिवॉल्ट करने का। तो इंटरफेरेंस इन ए सोशियो रिलीजियस अफेयर ऑफ द इंडियंस, सती को बैन किया गया, वुमेन एजुकेशन पे काम किया गया, बहुत सारे रिफॉर्म है, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के रिफॉर्म है इंडिया के अंदर, इनको अपन रिफॉर्म के तौर पे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस इन सोशियो रिलीजियस अफेयर ऑफ इंडियंस। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन,
ब्रिटिश ने क्या किया, जितने भी राजा महाराजा थे उनकी ज़मीनों को हथियाने के लिए, उनके शासन को हथियाने के लिए बहुत सारी पॉलिसी बनाई। जैसे एक पॉलिसी बनाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसमें क्या बोला गया, अगर कोई राजा है उसका कोई बेटा नहीं है तो फ्यूचर में जब उसका शासन, जब उस राजा की डेथ हो जाती है तो उसका जो शासन है वो किसी दूसरे बेटे को नहीं मिलेगा, गोद लिए हुए बेटे को, ठीक है ना। और वो जो सारा का सारा शासन है वो ब्रिटिश इंडिया जो है, ब्रिटेन है, रानी के अंतर्गत आ जाएगा, जो रानी शासन कर रही है ब्रिटेन में बैठ के। तो ऐसा बोला गया। तो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी एलायंस, ये क्या होती है कि इसमें बोला गया कि जितने भी राजा महाराजा उनको अपनी आर्मी नहीं रखकर ब्रिटेन की आर्मी रखनी पड़ेगी और ब्रिटेन की आर्मी को खर्चा भी देना पड़ेगा रखने के लिए। तो इससे क्या हुआ, जो इंडिया की पुरानी आर्मी थी उनको हटाना पड़ा, तो वो लोग बेरोजगार हो गए। दूसरा, जो राजाओं के पास जो भी पैसा जा रहा था उस अलायंस के लिए या फिर उस आर्मी के लिए, वो भी राजाओं को देना पड़ता था। और ये आर्मी क्यों दी थी राजाओं को ब्रिटेन ने, कि जब भी कोई दूसरा राजा तुम पे अटैक करेगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे या डिफेंस करेंगे, तुम्हें बचाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कहीं पर भी। जब भी किसी दूसरे वाले ने अटैक किया तो अंग्रेज जो लोग थे वो टाइम पे काम नहीं आते थे और इस तरीके से इसका दुरुपयोग हुआ, मिसयूज हुआ इस सब्सिडरी अलायंस का। डायरेक्ट एनेक्सेशन, कई जगह पर तो ये बोला गया, जैसे अवध जगह थी यूपी बिहार के आसपास वाली, उसमें ये बोला गया कि डायरेक्ट एनेक्सेशन मतलब पूरा ना पूरा राज्य ही हथिया लिया गया। उसके क्या कारण दिए गए कि जो राज्य है, ये जो रूल है यहाँ पे अच्छे से नहीं हो रहा, मिसकरप्ट है जनता के बीच में, या फिर जो राजा है वही करप्शन कर रहा है। इस तरीके से बोला गया कि मिसकरप्शन या फिर जो भी बोला जाए कि उसका शासन ढंग से नहीं चल रहा, अकॉर्डिंग टू रूल ऑन, अकॉर्डिंग टू मतलब जनता के लिए जैसा शासन होना चाहिए वैसा नहीं चल रहा, उसको के अपने अंदर हथिया लिया, उसको बोलते डायरेक्ट एनेक्सेशन। तो ये भी कारण था। अनफेयर पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी मैंने बोला, ट्रेड की, बहुत सारा सामान बाहर से आ रहा है इंडिया के अंदर, उस सामान को इंडिया के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सस्ते दाम पे आ रहा है, उसको इंडिया के लोग खरीद रहे हैं। इससे जो इंडिया के बने बनाए सामान है, यहाँ के लोगों ने जो बनाए हैं वो नहीं बिकेगा। इस तरीके से ये भी एक ट्रेड पॉलिसी उनकी थी, उससे भी कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें थी, वो देख लेना। एब्सेंटी सॉवरेनिटी कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ने एक बोला किया कि सॉवरेनिटी हम नहीं लेंगे, हम तुम पे शासन करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा था कि तुम जिन लोगों के लिए शासन करो उनके लिए ही कहीं ना कहीं रूल और रेगुलेशन अच्छे नहीं बना रहे। तो वो भी एक कैरेक्टर था कि रिवोल्ट होने का। डिनियल ऑफ द सर्टल राइट टू मुगल रूलर मेकिंग देन प्रिजनर। तो स्टार्टिंग से पहले क्या हुआ था, ब्रिटेन के आने से पहले यहाँ पर अपने मुगलों का शासन था, और जो मुगलों के शासन था उसमें क्या किया गया, ब्रिटेन वालों ने यहाँ आने के बाद मुगलों के जो भी लास्ट बचे हुए, जैसे कि बहादुर शाह जफर था लास्ट रूलर इंडिया का, बहादुर शाह जफर सेकंड, उसको हटा दिया गया और उसको पेंशन पे बोला गया कि तू घर पे बैठ जा, पेंशन ले, आराम कर। इससे भी कहीं ना कहीं मुगलों के अंदर रोष था, क्रांति करने का कारण बना। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण मतलब प्रशासन, आज देख लो IAS IPS जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की ही देन है। ठीक है ना। उन्हीं की ये पॉलिसी थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी शासन अच्छे से चले तो DM और SP बनाएंगे, ये पोस्ट बनाएगी। तो उस वक्त भी ये करप्शन था। आज भी कई बार बोला जाता है जो इंडिया के अंदर करप्शन है वो ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन में उस वक्त जो उनके लॉयल जो भी थे ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ IAS IPS थे, वो कहीं ना कहीं करप्शन करते थे। छोटे मोटे बाबू जो थे वो करप्शन करते थे, वो करप्शन आज भी चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा करप्शन था उस वक्त, और जो भी लोग थे नीचे लेवल पे उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, शोषण होता था। इस तरीके से ये भी कॉज बना इस चीज़ का, रिवोल्ट का। फिर आता सोशियो रिलीजियस, सामाजिक और धार्मिक कारण। समाज के जो लोग थे उनके बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की गई, ब्रिटेन के अकॉर्डिंग रूल और रेगुलेशन बना के। दूसरा, उनके रिलीजन जो मैटर थे उसमें इंटरफेयर किया गया। तो इसमें सबसे पहले आता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला, कई बार एक वर्ड यूज़ किया ब्रिटेन वालों ने कि ये जो हम वाइट लोग हैं ये हमारा बर्डन है कि हमें इन लोगों को सुधारना, हिंदुस्तान वालों को, काले लोगों को, ब्लैक लोगों को। तो एक थ्योरी दी गई व्हाइट मैन्स बर्डन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने थे, कलर के बेस पे वो भेदभाव किया उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं समाज के लोगों के साथ भेदभाव है, तो ये सोशियो रिलीजियस कॉज बन गया। ऐसे ही उन्होंने किया क्रिश्चियन मिशनरीज, यहाँ पे कुछ क्रिश्चियन लोग आए थे, उन्होंने अपने धर्म को प्रोपेगेट किया, उन्होंने अपने धर्म को फैलाया कि क्रिश्चियन जो धर्म है वो ईसाई धर्म अपना लो तुम लोग, इससे जो तुम्हारे जो भी बेनिफिट है वो मिलेंगे। इस तरीके से उन्होंने रिलीजियस प्रोपेगेशन किया, अपने धर्म को फैलाया। ये भी कहीं ना कहीं मेजर कारण था। धार्मिक रूप से किसी को परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात है, सही नहीं है, कारण बना ये रिवोल्ट का। फिर रिफॉर्म, कुछ रिफॉर्म किए उन्होंने अपने लिए, आज के टाइम में वो अच्छे हैं। हर एक धर्म में बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सही भी होती है, गलत भी होती है। धर्म जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा फिक्स होता है, धर्म हमेशा थोड़ा थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं वो पुराने टाइम के लिए सही है, आज के टाइम के लिए डिफरेंट है, तो अकॉर्डिंग टू जनता, अकॉर्डिंग टू जो भी डेमोक्रेसी है, लोग है, उसके अकॉर्डिंग बदलना चाहिए। तो रिलीजियस प्रोपेगेशन बाय द क्रिश्चियन मिशनरी ये गलत था, इस वजह से रिवोल्ट हुआ। दूसरा है कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स, अबोलिशन ऑफ सती। सती में तुम्हें पता होगा कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को उसके साथ जलना पड़ता है, तो सती एबोलिशन उन्होंने हटाया। राजा राम मोहन राय का जो कंसेप्ट आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर में।
ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय ने बहुत सारा काम किया था इंडिया के अंदर, जो भी ब्रिटेन थी उस वक्त, उनके साथ मिलकर सती को अबोलिशन करवाई, विडो रीमैरिज, विधवाओं का पुनः विवाह, ये करवाया गया। बहुत बड़ा कंसेप्ट था, अच्छा कंसेप्ट है। वुमेन एजुकेशन, महिलाओं को पढ़ने का राइट दिया गया, ठीक है ना। तो ये सारे कहीं ना कहीं उस वक्त की जो सोसाइटी थी वो इन चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। उस वक्त थोड़ा सा हिंदुस्तान पुराने डर पे था। तो उस वक्त अगर ये रिफॉर्म किए गए तो लोगों का जो सोशियो रिलीजियस सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ और लोगों ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। टैक्सेशन ऑन ए रिलीजियस प्लेस और पिलग्रिम्स, लोगों को किसी रिलीजन जगह पे जाना है तो उसके लिए भी जो ब्रिटेन लोग थे वो टैक्स लेते थे, पैसा लेते थे। तो उसका भी कहीं ना कहीं किसी को रिलीजियस चीज़ें करने में, धार्मिक चीज़ें करने में भी अगर पैसा देना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो रिवोल्ट का कारण बना। ह्यूमिलिएशन ऑफ इंडियन बेरिंग देन फ्रॉम द पब्लिक प्लेस रेसियस रिमार्क्स, तो कहने का मतलब इंडियन को बहुत सारी चीज़ें ये फेस करनी पड़ी। ब्रिटिश वाले जो लोग थे, जो भी ऑफिसर थे, वो कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट करते थे और बड़े बड़े जो ऑफिस थे उनसे बाहर निकाल देते थे, छोटी नौकरियां देते थे, छोटे लेवल पे, बाबू लेवल पे, क्लर्क लेवल पे, तो ताकि उनको लगता था कि हम उनको दबा के रखें, उनको फील होए कि आज भी ये लोग क्या है, हमारे अंडर में है और हिंदुस्तान जो है कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट है। इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड रिवोल्ट, ये क्या था उस वक्त, क्या होता था ब्रिटेन के बहुत सारे, ऐसा नहीं कि इंडिया को ही कॉलोनी बनाया उन्होंने, इंडिया पे ही शासन किया। उस वक्त बहुत सारी और भी जगह पे ब्रिटेन शासन कर रहा था, जैसे कि क्रीमियन वॉर, वहां पर भी कहीं ना कहीं इनको मुंह की खानी पड़ी थी ब्रिटेन को, तो वो भी हिंदुस्तान वालों के लिए पॉजिटिव बना कि हम भी अगर रिवोल्ट करें तो इनको भगा सकते हैं। दूसरा पंजाब वॉर, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट आया था, हिंदुस्तान के हक में आया था, तो उन्होंने सोचा कि हमें रिवोल्ट करना चाहिए। फर्स्ट अफगान वॉर, अफगानिस्तान में तो बोला जाता है पठान लोग होते हैं और पठान लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं वॉर के अंदर बहुत बड़े धुरंधर होते हैं, तो वहाँ पर भी ब्रिटेन का युद्ध हुआ था, अफगान से भी उनको मुंह की खानी पड़ी थी। वहाँ से तो ऐसा बोला जाता है कि 2-3 लोग बचे थे ब्रिटेन के, वापस लौट के आए थे, उन्होंने सारी स्टोरी बताई कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो ब्रिटिश सफरिंग फ्रॉम दी सीरियस लॉसेस इन द वॉर, इंपॉर्टेंट है, कोई भी वॉर होगा, कोई भी युद्ध होगा, पैसा खर्च होगा, बहुत सारी इकोनॉमी गिर जाएगी। रशिया और यूक्रेन वाला इशू देख लो, जो आसपास के लोग होंगे, नेबर होंगे, देश होंगे, वो भी अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये सारे साइकोलॉजिकल बूस्ट था इंडिया के लिए कि ये हर जगह ब्रिटेन जा रहा है, कहीं ना कहीं मुंह की खा रहा है और हार रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अगर रिवोल्ट करेंगे तो हम भी जीतने के चांसेस है। तो ये एक कारण बना। फिर डिसकंटेंट ऑफ अमॉन्ग द सिपाही, यानी सिपाही जो थे, जो भी पहले ऐसा होता था कि ब्रिटेन के अंदर जो इंडियन की टेरिटरी थी उसके अंदर अपने इंडिया के ही सोल्जर काम करते थे, उनको एज ए जॉब वो काम करते थे, और वो कहीं ना कहीं किसान के बेटे होते थे, कहीं ना कहीं मजदूर के बेटे होते थे, और वो उनको एज ए नौकरी जॉब मिलता था। तो जो यहाँ पर जो भी सैनिक थे, जो भी आर्मी के पर्सन थे, उनके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था उनको। जैसे कोई अपने सिखिज्म के बंदे हैं, कोई सरदार बंदा है, वो कहीं पर किसी ब्रिटेन के अंदर जॉब कर रहा है उनकी किसी भी टुकड़ी के अंदर, तो उसको जो 5 अपनी चीज़ें होती है, कृपाण हो गया, कड़ा हो गया, कंगा हो गया, केस हो गया, ये नहीं रखने, कहीं ना कहीं उनसे साथ भेदभाव करना, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म ही फॉलो करनी है। तो ये कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन दिया जाता था कि तुम्हें अच्छे, जो भी तुम अपना रिलीजियस कपड़े पहनते हो वो नहीं पहनने, तो वो भी कहीं ना कहीं कारण बना। फिर फोर्स टू ट्रेवल ओवरसीज, उस वक्त हिंदुस्तान में ये बोला जाता था कि हिंदुस्तान की टेरिटरी को आज भी छोड़ के बाहर नहीं जाना, अपने हिंदुस्तान में रहना, अगर बाहर गए तो तुम इम्प्योर हो जाओगे। ये एक मानसिक धारणा थी, अपनी मेंटेलिटी थी। तो बहुत सारे लोगों ने उस वक्त, जो ब्रिटेन था वो बहुत सारी अलग अलग जगह पे युद्ध कर रहा था, लोगों से वॉर कर रहा था, लोगों की टेरिटरी को हथियार रहा था, तो उसने बोला कि यहाँ के सोल्जर को, इंडियंस को बोला कि तुम्हें हमारी तरफ से लड़ने के लिए बाहर जाना है। इंडिया के लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। तो ये भी कहीं कारण बना कि उन्होंने मना कर दिया ओवरसीज, अपनी टेरिटरी को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के बाहर नहीं जाना, तो ये भी एक कारण बना। फिर प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्टेज ऑफ सिपाही अबोलिश, मतलब कुछ भी अच्छा पैसा, अच्छा पेंशन, अच्छा भत्ता ये ब्रिटेन वाले सैनिकों को दिया जाता था, हिंदुस्तान के लोगों को नहीं दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। अनइक्वल पे, पूरी इनकम, पूरी सैलरी नहीं देना, ब्रिटेन वालों को ज़्यादा देना, इंडियंस को कम देना, ये भी कहीं ना कहीं कारण बना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मैंने बता दिया। आर्मी के अंदर छोटी छोटी पोस्टें दी गई, बड़ी पोस्टों पर नहीं दिया गया, हिंदुस्तान वाले लोगों को छोटी पोस्टें दी गई, ठीक है ना, तो वो भी कहीं कहीं कारण बना। और एक मेजर कारण था कहीं ना कहीं, जो अपने पास इनफील्ड जो राइफल थी, उस राइफल के अंदर कहीं ना कहीं सुअर और जो गाय का मांस होता है, उसका जो कैट्रिडेज होता है, जो भी गन को लोड करने से पहले उसमें से निकाल कर ऐड करते हैं गन के साथ, वो वाला केमिकल जो था कहीं ना कहीं वो बनाया गया, गाय के जो भी मांस है उससे बनाया गया, या फिर सुअर का मांस यूज़ किया गया। तो गाय जो है वो हिंदुज़म के लिए सेंटीमेंट है, अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि गाय का मांस यूज़ कर रहे हैं, तो लोगों ने रिफ्यूज़ किया, हम काम नहीं करेंगे आर्मी में। ये भी कहीं ना कहीं रिवोल्ट का कारण बना। और जो मुस्लिम कम्युनिटी, उनके लिए जो भी अपना सुअर का मांस रहता है, सुअर उनके लिए थोड़ा सा वैसा है कि उसको यूज़ नहीं करना, तो वो अपने आप में कारण बना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है याद रखना।
फिर अलग अलग रिवोल्ट कहाँ कहाँ हुआ। मेरठ के अंदर सबसे पहले, मेरठ जो है अपना यूपी वाली जगह है, यहाँ पर मंगल पांडे नाम का एक सोल्जर था। इसने सबसे पहले जो गाय के मांस से बना हुआ जो कार्टिडिज यूज़ कर रहा था गन के अंदर लगाने के लिए, जो उसको मना कर दिया कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, और वहाँ पे रिवोल्ट हुआ और वहाँ पे मंगल पांडे को पकड़ा गया, बाद में उसको फांसी भी दी गई। मतलब किसी ने, बंदे ने मना कर दिया उसको, तुम लटका दोगे, ये तो सही नहीं है ना यार, ठीक है ना। मतलब मना किया तो 1-2 साल की सज़ा दे दो किसी को, लेकिन उसको फांसी दे दी गई। ये भी एक मेजर कोज था रिवोल्ट का। मंगल पांडे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी, रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। फिर है कैप्चर ऑफ दिल्ली। फिर यहाँ से जितने भी सोल्जर थे उन्होंने थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बिठाया और वो सब के सब दिल्ली की तरफ चले, क्योंकि दिल्ली आज भी गढ़ है हिंदुस्तान का, दिल्ली कैपिटल है, उस वक्त भी कैपिटल था। यहाँ पर उस वक्त लास्ट मुगल शासन जो बहादुर शाह जफर था वो शासन कर रहा था। उसके पास आए, वो बेचारा थोड़ा बूढ़ा था, उसके पास आए ये सब सोल्जर लोग, सब लोग दिल्ली की तरफ आए और उसको बोला कि हम आपको एज एम्पेरर, मतलब हिंदुस्तान का राजा घोषित करते हैं और हम आपके नेतृत्व में एक आर्मी बनाएंगे और अंग्रेजों के अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे। तो उसने बोला, बहादुर शाह जफर तो क्या था, बूढ़ा था, तो उसने बोला कि मेरे पास एक बंदा है, उसको मैं लीडर बना देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग चलो और अपनी आर्मी को अंग्रेजों के अगेंस्ट रिवोल्ट करो। तो बख्त खान नाम इंपॉर्टेंट याद रखना, और जीनत महल, ये 2 बंदे हैं जिन्होंने बहादुर शाह जफर दिल्ली की तरफ से रिवोल्ट किया। तो बख्त खान और जीनत महल, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर फॉल ऑफ दिल्ली, दिल्ली को कैसे फॉल हुआ दिल्ली, तो ब्रिटिश अटैक किया ब्रिटिश ने और रीऑक्यूपाइड कर लिया दिल्ली को। ये आगे देखेंगे अपन। बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया रंगून, उनको पेंशन पे रख दिया गया। लास्ट में रिवोल्ट जब खत्म होता है तो बहादुर शाह जफर को हटाया जाता है वहाँ से, और पूरा का पूरा दिल्ली है जो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है, और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है, वहाँ पेंशन पे छोड़ दिया जाता है, तुम्हें पेंशन मिलेगी, तुम आज से हिंदुस्तान के एम्पियर या फिर जो भी है राजा नहीं हो, आज से सबऑर्डिनेट हो तुम हमारे, ठीक है। फिर इसमें मेजर सेंटर कौन कौन से रिवोल्ट में, अभी मैं पहले ही बता दिया कि पूरे हिंदुस्तान में रिवोल्ट नहीं होता, और यही कारण रहेगा कि लास्ट में अपन नहीं जीतते और कहीं ना कहीं हार जाते हैं, क्योंकि सारे जो है वो लोगों ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। सारे के सारे इंडिया के जो साउथ, नॉर्थ ईस्ट, सब लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ये कहीं ना कहीं कारण रहा था। तो देखो रिवोल्ट जो है कहाँ कहाँ फैला था, तो रिवोल्ट जो है सबसे पहले यूपी बिहार में था, बिल्कुल राजस्थान पे था, बिल्कुल 6 सेंटर दे रखे, कानपुर में था, लखनऊ में था, बरेली में था, झांसी में था, ग्वालियर में था, और बिहार का जो आ रहा है यहाँ पर था। लखनऊ के अंदर पहले चलते हैं। लखनऊ के अंदर जगह है, लखनऊ जो है कैपिटल है अवध की, अवध मतलब यूपी, ठीक है ना, उसका कैपिटल उस वक्त लखनऊ था, आज भी है। यहाँ पे लखनऊ के अंदर रिवोल्ट जिस बंदे ने किया था, इतना ही पूछेगा तुमसे कि रिवोल्ट कहाँ हुआ, उस जगह का कौन सा बंदा था लीडर जिसने अंग्रेजों को अपोजिशन प्रोवाइड किया, और कौन सा ब्रिटिश अंग्रेज फाइट किया उसके अगेंस्ट, ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले कैपिटल ऑफ अवध, अवध के अंदर बेगम हजरत महल, इन्होंने नेतृत्व किया था, लीडरशिप दिखाई थी रिवोल्ट की, ठीक है ना। बाद में फाइनली जब ये हार जाती है तो इनको नेपाल भेज दिया जाता है। तो बेगम हजरत महल इंपॉर्टेंट है। कानपुर के अंदर नाना साहेब, ठीक है ना, कानपुर के अंदर नाना साहेब थे, ये एक अडॉप्टेड गोद लिए हुए पुत्र थे पेशवा बाजीराव, ठीक है ना, पेशवा बाजीराव। तो देखो यहाँ पर क्या है, दत्तक पुत्र थे ये, गोद लिए हुए बेटे थे। तो अंग्रेजों ने ये पॉलिसी बनाई थी कि कोई गोद लिया हुआ बेटा जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता शासन, तो ये कारण रहा, नाना साहब ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कानपुर को रिकैप्चर कर लिया गया, ये बता दिया मैंने नाना साहब। हाँ, झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने रिवोल्ट किया और झांसी नहीं दूंगी ये स्लोगन भी दिया था, पूछा जाता है इंपॉर्टेंट। और इनका जो साथ दिया था सिंधिया, इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बिहार के अंदर पूछा जाता है कुंवर सिंह, बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे, रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, 80 साल इनकी एज थी, ठीक है ना। तो पूछा जाता है बिहार से, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि बिहार से किसने पार्टिसिपेट किया था। कुंवर सिंह नाम के बंदे ने बिहार से पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट के अंदर, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर मैं तुम्हें बता चुका हूँ, बहादुर शाह जो सेकंड थे वो थे मेनली एज ए एम्पायर या फिर लीडर, लेकिन उनकी एज बहुत ज़्यादा थी तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। उसकी जगह पार्टिसिपेट जो मेन कमांडर इन चीफ था वो था बख्त खां और जीनत महल, पूछा जाता है ये, ठीक है ना, कि दिल्ली से किसने पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही लखनऊ से बेगम हजरत महल इंपॉर्टेंट है, एक नाम तो कम से कम याद रखो, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कानपुर से नाना साहिब पूछा जाता है। फिर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये सारे तुम्हें याद नहीं करने, लेकिन जो फेमस जगह हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो कम से कम तुम्हें याद होने चाहिए। राजस्थान से जयदयाल सिंह हरदयाल सिंह, असम से कांदा पेशावर सिंह और मनीराम, ठीक है ना। उड़ीसा से सुरेंद्र शाही, बिहार से वापस कुंवर सिंह, कुल्लू से राजा प्रताप सिंह, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ से था और किसने पार्टिसिपेट किया रिवोल्ट में,
तो ये जगह के बेस पे कई बार क्वेश्चन बन जाता है, फैक्चुअल बेस क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देख लेना सीरियसली क्योंकि क्वेश्चन आता है इसमें से। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश रिवोल्ट जो रहा था उससे एसोसिएटेड, हाँ ये बता दिया मैंने तुम्हें कि कौन कौन सा अपोजिशन था। ये सारे नाम याद नहीं करने कि किस किस के अगेंस्ट कौन कौन लड़ रहा था ब्रिटेन की तरफ से, ये सारे याद नहीं करने, कभी पूछे नहीं जाते। फिर इसका कारण रहता मेन आगे कॉजेज ऑफ फेलियर, रिवोल्ट इंडिया के अंदर फेल क्यों हुआ। तो पहला मैंने कारण बताया कि रिवोल्ट जो था कहीं ना कहीं पूरी इंडिया में नहीं था, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये स्प्रेड नहीं हुआ, नहीं फैला। बहुत सारा स्टेट तुम देख सकते हो जो साउथ वाला पार्ट है वो बिल्कुल इस रिवोल्ट से दूर रहा था। तो पूरी इंडिया में, ऑल इंडिया में ये नहीं हुआ, तो लिमिटेड था, फेल टू हैव द कैरेक्टर ऑफ पैन इंडिया स्ट्रगल, पूरी पैन इंडिया में नहीं था, पूरी जगह पे नहीं फैला। मेनली कहाँ कहाँ था, दोआ वाला जो रीजन है वहाँ पर, सिंध वाला, राजपूताना, कश्मीर, मोस्ट ऑफ पंजाब, ये कहीं ना कहीं फैला था, ठीक है ना, यहाँ तक स्प्रेड हुआ था, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने तो ब्रिटेन के साथ भी थे अपने इंडिया की तरफ से, जैसे रूलिया ऑफ सिंधिया, हॉलकर, राणा ऑफ जोधपुर डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट, इन्होंने रिवोल्ट ज्वाइन ही नहीं किया। और साउथ वाले पार्ट तो बिल्कुल अनअफेक्टेड था, वहां पे रिवोल्ट गया भी नहीं। फिर नेक्स्ट अब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, अपने वाले जो बंदे थे रानी झांसी की जैसे नाना साहेब, तात्या टोपे, ये जो लीडर थे कहीं ना कहीं इनके पास पुराने वेपन थे, पुराने हथियार थे, उतना ज़्यादा क्वालिटी नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था उस वक्त, उतना नहीं था कि फ़ोन से बात करके बता दे कि हाँ रिवोल्ट यहाँ पे पहले करना है, उसके बाद वहाँ करना है, इस टुकड़ी को वहाँ रखना है, ऐसा कुछ वहाँ पर उतना तालमेल नहीं था। तालमेल की कमी की वजह से, और ब्रिटेन वाले जो थे उनके पास अच्छा खासा तालमेल था, कोऑर्डिनेशन था। तो अपने लीडर और उनके लीडर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन की कमी थी। लिमिटेड रिसोर्सेज और ट्रेन पर्सन, मैंने अभी बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेज थे, अपने पास पैसा भी कम था, कोई भी वॉर हो, कोई भी युद्ध, उसमें पैसा बहुत खर्च होता है, कंटिन्यू सप्लाई चाहिए वेपन की, या फिर जो भी है, जो भी आर्मी के सोल्जर लड़ रहे हैं उनको खाना भी चाहिए, अच्छा हेल्थ भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर ये सप्लाई नहीं होगी तो वो लंबे टाइम तक नहीं लड़ पाएंगे, और वही है फिर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम द मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास वाले जो लोग थे कहीं ना कहीं उस वक्त बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे थे, और ये जो भी बंदा ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है वो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े से दूर ही रहता है कि रिवोल्ट नहीं करना, एक बार होल्ड करते हैं, रुकते हैं, देखते हैं कोई चेंज आएगा। तो मिडिल क्लास वाले ये लोग बाद में आएंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के अंदर, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्म के तौर पे ये इंडिया के अंदर इंप्रूवमेंट करने की ट्राई करेंगे। इन लोगों ने कहीं ना कहीं, जो भी पैसे वाले ज़्यादा लोग थे हिंदुस्तान के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस रिवोल्ट से दूर रहे। मिडिल क्लास लोग जो कहीं ना कहीं एजुकेटेड थे, इंटेलिजेंसिया, बुद्धिमत्ता वाले लोग बोलते हैं इनको, ठीक है ना। लेक ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, कहीं ना कहीं जो गांधी जी के आने के बाद जो थी, कहीं ना कहीं गांधी जी ने एक ही स्पेशल किया था, गांधी जी ने लोगों को अंदर से लड़ना सिखाया कि आज़ादी क्या होती है, ये चीज़ फील करवाई। रिवोल्ट और मूवमेंट के दौरान स्ट्राइक करना, वो कहीं ना कहीं आज़ादी जो है, कॉन्शियसनेस मतलब एक चेतन दिमाग में चली गई। वो उस वक्त इतना कोई नहीं था, हर बंदा अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहा था। ये जो राजा लोग लड़ रहे थे कहीं ना कहीं इनका खुद का एक छोटे लेवल पे फायदा था कि यार मेरे को मेरे राज्य को बचा के रखना है, तो उतना कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो उस वक्त उतनी ज़्यादा नेशनल कॉन्शियसनेस, जो भी राष्ट्रीय चेतना नहीं थी, कहने का मतलब, वो बाद में धीरे धीरे आती है लोगों के अंदर, वो चेतना जो है टाइम के साथ बढ़ती है। फिर सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट जो है बहुत सारी जगह पे तो सप्रेस कर दिया गया अंग्रेजों के थ्रू, तो वो भी कारण था, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। लेकिन कोई भी रिवोल्ट हो, अपन हर एक रिवोल्ट पढ़ेंगे, हर एक मूवमेंट पढ़ेंगे, तो उसका आगे आने वाले रिवोल्ट में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, आगे आने वाली जनरेशन को कहीं ना कहीं वो अवेयर करता है कि ऐसा ऐसा हुआ था पास्ट में, इस बार नेक्स्ट टाइम में, फ्यूचर में ये गलतियाँ नहीं करनी, तो वो सिग्निफिकेंस रहेगा। तो फर्स्ट साइन था यूनिटी का, यहाँ पर यूनिटी दिखाई थी। सबसे ज़्यादा यूनिटी अगर देखी गई इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम की, वो देखी गई है 1857 के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे यूनिटी कम होती जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, तो वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट साइन यहाँ पे यूनिटी का था, ये सिग्निफिकेंस था हिंदू मुस्लिम के अंदर, सिखिज्म के अंदर बहुत सारे लोगों ने मिलकर लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया। एक्सपोजर ऑफ ड्रॉबैक्स, ठीक है ना, इसमें क्या बोला गया, शॉर्ट कमिंग। हाँ, कहीं ना कहीं ब्रिटेन जब ये लड़ा हिंदुस्तान के लोगों से, ये जो भी हुआ अपने यहाँ पे रिवोल्ट हुआ, इससे कहीं ना कहीं ब्रिटेन की कुछ कमजोरियां अपने को नजर आई। उन कमजोरियों को कहीं ना कहीं क्या किया, एक्सपोजर दिया, एक्सपोज किया इस वॉर ने, ये फायदा हुआ अपने को। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, कुछ न कुछ प्रशासनिक चेंजेस हुए, ट्रांसफर ऑफ पावर हुई। इससे पहले जो कंपनी का शासन था, कंपनी बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही थी, यहाँ के जितने भी बाबू थे, कलर थे, जो भी ब्यूरोक्रेट थे, IAS IPS, वो कहीं ना कहीं करप्शन कर रहे थे। इस रिवोल्ट ने उन कमियों को उजागर किया, और जो पावर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और ज़्यादा फैसिलेट हुई इंडिया की तरफ। तो पावर को चेंज किया, ट्रांसफर किया, और प्रशासनिक सुधार हुए, करप्शन कम हुआ, और क्राउन ने अल्टीमेट जो रानी बैठती थी ब्रिटेन के अंदर, उसने अपने हाथ में शासन ले लिया, और जो कंपनी का शासन था वो धीरे धीरे यहाँ से खत्म हुआ। फिर चेंज इन द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले जो इंडिया और जो भी ब्रिटेन के सोल्जर थे वो साथ साथ में थे, और इस रिवोल्ट के बाद उन्होंने इंडियंस को अलग रखा
ब्रिटेन वालों को अलग रखा, हिंदू को अलग रखा, मुस्लिम को अलग रखा, उन सोल्जर को साथ में मिलने नहीं दिया। अगर साथ में मिलेंगे तो रिवोल्ट करने के चांसेस फिर बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं चेंजेस हुए अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे देखी गई, बिल्कुल ये बहुत बड़ा विटनेस है, ठीक है ना, प्रूफ है कि इसके बाद बहुत कम हुई, धीरे धीरे कम होती गई।